नेक्स्ट टर्म है बैड डेट्स। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब बैड डेट्स को हम देखेंगे। टैक्स ज्ञानी, ओके, इनके 10 क्लाइंट है, ओके, मान के चलिए 10 क्लाइंट है। अब इस 10 क्लाइंट में से 2 क्लाइंट ऐसे हैं जिनका 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, फीस ही नहीं दिया, ठीक है। उनको समझ लीजिए हमने बिल किया था 1 अक्टूबर 24 को, 31 मार्च आ गया लेकिन उनका कुछ पेमेंट नहीं आया। अब जब हम ये बुक क्लोज करेंगे 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तब हमें पता चलेगा कि यार ये जो 2 क्लाइंट है ना, ये कुछ फीस देने वाले है नहीं, ना अभी दिया है ना आगे देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 2 क्लाइंट की फीस जो होगी, मान के चलिए इनकी फीस है 1 लाख रुपया, उसे हम क्या करेंगे, बैड डेट्स में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें आने वाले नहीं है। तो बैड डेट्स वही होता है जहाँ पे हमें ऐसे लगता है कि ये एक्सपेंसेस होने वाले हैं या ये वाली इनकम अब तो आने वाली नहीं है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब डेप्रिसिएशन के लिए आपको पहले समझना होगा फिक्स्ड एसेट को। फिक्स्ड एसेट क्या होती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, अब टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, कौन किस में कितने मेंबर होते, क्या होते, इसका जो डेफिनेशन है और इस कंसेप्ट को मैंने उद्यम गुमास्ता एंड जीएसटी के कोर्सेज में एक्सप्लेन किया। आपने नहीं देखा है तो आप वो कोर्स के थ्रू देख सकते हो। अब प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, मान के चलिए कि चेतना सुगंधी, ठीक है, मैं मेरा ये एग्जांपल लेती हूँ। इनकी एक कंपनी है टैक्स गैनी प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। अब टैक्स गैनी के जब हम बुक्स मेंटेन करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तब टैक्स गैनी के बैलेंस शीट में टैक्स गैनी की एंड चेतना एमएस की दोनों की बैलेंस शीट जो होगी वो एक ही होगी, सिमिलर होगी। अब टैक्स गैनी के बैलेंस शीट में इधर आएगा लायबिलिटी, ये यहाँ होगा एसेट्स। अब लायबिलिटी मीन्स क्या होते हैं, लायबिलिटी मीन्स इन शॉर्ट ऑल लोन्स। लायबिलिटी बोलते ना हम लोग कि यार मेरे ऊपर लायबिलिटी है तो मेरे ऊपर इतना लोन है, मीन्स मुझे जो कि देना है, आई ओ बोलते ना कि मुझे जो देना बनता है। उसके ऑपोजिट एसेट मीन्स क्या है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी। तो एसेट मीन्स क्या होता है, प्रॉपर्टी, जिसमें कि आ जाता है होम, अगर ऑफिस प्रीमाइसेस ओन्ड है तो व्हीकल्स मीन्स अगर कार है तो कार, बाइक है तो बाइक, गोल्ड, कोई प्लॉट होगा तो प्लॉट। जैसे कि ये टीवी है, अब ये टीवी हमने लिया है 1.5 लाख का, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये वन टाइम एक्सपेंसेस है ना। ऐसी चीजें हमारी एसेट में आती है जो कि आपकी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। फर्नीचर, आप ऑफिस में फर्नीचर करते हो 5 लाख 4 लाख का, वो आ गया। उसके बाद में कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी यूनिट है, कैमरे है इतने महंगे महंगे, तो वो सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है। तो ये सब कुछ क्या हुआ, हमारा एसेट्स हुआ, फिक्स एसेट्स हुआ। ये हम हर साल बदलेंगे नहीं बदलेंगे, हाँ 5 साल 10 साल एटलीस्ट मिनिमम हम इसे यूज़ करते हैं। कार मिनिमम हम 5 से 10 साल तो यूज़ करते ही है। तो ये सब क्या है, एसेट्स है। लायबिलिटी, अब मान के चलिए होम है तो हमने होम लोन लिया तो ये मेरी लायबिलिटी, क्योंकि मुझे ईएमआई पे करना है ना, एवरी ईयर पे करना है, एवरी मंथ पे करना है। ऑफिस क्या समझो, फर्नीचर हमने लिया, जिससे भी फर्नीचर लिया उस पर्सन ने अगर मुझे 5 लाख का बिल किया है, मैंने उसे 3 लाख रुपीज़ दिए, तो 2 लाख का मेरा बाकी है देना, तो वो क्रेडिटर्स का आएगा कि मुझे पे करना है, तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे। अगर कोई गोल्ड लोन है तो गोल्ड लोन आएगा, कोई क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड आएगा। तो ये सारी मेरी लायबिलिटी, ये सारे मेरे एसेट्स। तो इस तरह से होता है फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है, जैसे कि एसेट्स में
दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड एसेट और एक होती है करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट मीन्स क्या, जो विद इन 12 मंथ्स लिक्विड होगी। अब विद इन 12 मंथ्स लिक्विड होगी मीन्स क्या आता है, कैश है, बैंक है, कोई एफडी होगी, ये सारे करंट एसेट में आएंगे। ठीक है, इवन डेटर्स है, आपके पार्टीज जो क्लाइंट है जिसका पैसा आना बाकी है, आपने किसी को लोन दिया है वो है, लोन्स एंड एडवांसेस है, कोई डिपॉजिट है वो होता है, तो ये सब करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट में क्या आएंगे, होम, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, ये सब। ठीक है, अब इसमें भी ना दो पार्ट आ जाते हैं फिक्स्ड एसेट में, एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल। इसको मैं अलग एक्सप्लेन। अब फिक्स्ड एसेट में दो पार्ट है, एक है टैंजिबल और एक आता है इनटैंजिबल। अब इसका मीनिंग क्या है, टैंजिबल मीन्स जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्मेल ले सकते हैं। इनटैंजिबल मीन्स जिसे हम नहीं देख सकते। इन शॉर्ट अकाउंटिंग में गुडविल, ट्रेडमार्क, हमारा नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारे जो है वो इनटैंजिबल है। टैंजिबल में क्या क्या आएगा, जैसे फर्नीचर, होम, कंप्यूटर, मोबाइल, कार। ठीक है, ये सब। अब इसमें भी ना क्या एक कंसेप्ट है कि जैसे फर्नीचर है, इसकी एक वैल्यू, एक लाइफ है, एक लाइफ साइकिल है। होम, होम आपने लाइफ में एक बार अगर 1 करोड़ का घर ले लिया, आप हर साल तो नहीं लोगे, या ऐसा नहीं कि 10 साल बाद वो घर ऑटोमेटिक टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। और घर की जो वैल्यू है वो डे बाय डे बढ़ती है। इसीलिए हम जब भी होम दिखाते हैं या प्रीमाइसेस कोई दिखाते हैं, ऑफिस की प्रीमाइसेस हो गई, प्लॉट हो गया या फिर घर हो गया, ये कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है कि वैल्यू को कम करना, डेप्रिसिएशन मीन्स। ठीक है, और एक होता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन्स क्या है, वैल्यू को बढ़ाना। तो होम हो गया, प्रीमाइसेस हो गई, प्लॉट हो गया, ये हमेशा एप्रिसिएशन की केस में आते हैं। बट वही फर्नीचर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कार है, ये हमेशा डेप्रिसिएशन की कंसेप्ट में आएंगे, डेप्रिसिएशन की कैटेगरी में आएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ों पे डेप्रिसिएशन लगेगा और कौन सी चीज़ों पे नहीं लगेगा। जैसे कि सॉफ्टवेयर अगर आपने खरीदा, ठीक है, 1 ईयर के लिए, आफ्टर 1 ईयर आप उसको रिन्यू करोगे, बट रिन्यूअल की प्राइस अलग होगी। अगर आपने कोई 1 लाख का सॉफ्टवेयर खरीदा है तो उसकी रिन्यूअल प्राइस में भी 10,000 ही होगी। तो ये भी आपका यहाँ टैंजिबल एसेट में ही आएगा, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो एंड उस सॉफ्टवेयर को हर ईयर आपको रिन्यू करना है, इसीलिए उस पर हमें डेप्रिसिएशन होगा। वो 1 साल का होगा, 5 साल का होगा, जो भी होगा, तो उस पर हम डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो ऐसे अकाउंटिंग में हमें प्रिस्क्राइब किए हैं कि कौन सी चीज़ों पे कितना आपको डेप्रिसिएशन लेना है। आप आपके मन के हिसाब से नहीं ले सकते, उसमें अलग अलग रूल है। जैसे फर्नीचर पे आप 10% ले सकते हो, मोबाइल कंप्यूटर्स पे आप 60% ले सकते हो। तो हर एक के अलग अलग रेट है, वो रेट चार्ट हम इसमें अटैच कर देंगे। ऐसे होता है। बस होम, ऑफिसेस, प्रीमाइसेस, प्लॉट, इस सब पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, बिकॉज ये हमेशा अप्रिशिएट होती है, वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया डेप्रिसिएशन क्या होता है। ओके, फिक्स्ड एसेट भी देखा, कैपिटल अकाउंट अभी देखते हैं। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं, हम अभी बनाएंगे चेतना मोतीलाल सुगंधी। ठीक है, इसकी बैलेंस शीट में यहाँ लायबिलिटी है, यहाँ है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में सारे फिक्स्ड एसेट आएंगे, करंट एसेट आएंगे एंड बाकी सब आएगा। लायबिलिटी में हमेशा कैपिटल अकाउंट आता है, फिर सारे लोन्स आते हैं एंड करंट लायबिलिटीज आती है। अब कैपिटल अकाउंट यहाँ क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट सिर्फ चेतना सुगंधी की नहीं है, तो यहाँ पे वो कंपनी की भी बन रही है। ठीक है,
अब कंपनी में जब भी चिकना ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, मान के चलिए जब मैंने टैक्स गैनी को स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग में उसमें कुछ तो अमाउंट इन्वेस्ट की ना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हमें उसमें 2-3 चीज़ें डालनी होती है। एक तो हमें कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि स्टार्ट करना है तो मुझे जगह लगेगी, उस जगह का डिपॉजिट होगा, रेंट होगा, मुझे कंप्यूटर्स लगेंगे, मोबाइल लगेगा, मुझे व्हीकल लगेगा, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट का बना रही हूँ तो मुझे उसका रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, कोई शॉप डाल रही हूँ तो मुझे वहाँ पे मटेरियल भरना पड़ेगा। तो वो सब जो होता है मेरा कैपिटल होता है। एंड ये कैपिटल मैंने आज मेरे बिजनेस में डाला है ताकि कल वो बिजनेस मुझे कमा के रिटर्न करे। इसीलिए हमें ये कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ता है कि आज मैंने जो कैपिटल डाला है वो कल जाके मुझे रिटर्न आएगा इस बिजनेस से। एंड इसीलिए हम इसे लायबिलिटी में दिखाते हैं। एंड ये होता है कैपिटल अकाउंट कि मैंने ओपनिंग में कैपिटल समझो 5 लाख रुपया डाला, उसके बाद में मैंने 2 साल बाद और ऐड किया कैपिटल अकाउंट जैसे कि और 5 लाख रुपया। ठीक है, फिर जब जब मैं इसमें से कुछ, अब मैंने 10 लाख दे दिया, अब 10 में से मैंने एक साल में मान के चलो मुझे लगा कि नहीं यार मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो मैंने विड्रॉ किया, तो वो 1 लाख मेरा यहाँ से माइनस होगा, अब बचा 9 लाख रुपया। तो इस तरह से वो होता है। अब जो ये विड्रॉ किया इसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। बट ड्रॉइंग भी सिर्फ आता है प्रोप्राइटरी केस में और एक फर्म में जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं, तब आता है ड्राइंग का कंसेप्ट। प्राइवेट लिमिटेड एंड एलएलपी में ड्राइंग ये कंसेप्ट नहीं होता है। ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे जब हम अकाउंटिंग सीखेंगे तब उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। सिक्योर्ड लोन क्या होते हैं, जहाँ पे जब हम कोई भी बैंक से लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट में हम हमारी कोई सिक्योरिटी रखते हैं। जैसे कि अगर मैंने घर लिया है एंड उसके सामने मुझे अगर लैप लेना है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे कहा जाता है, LAP लैप आपने सुना होगा, या फिर मॉर्गेज लोन आपने सुना होगा। तो हम जब भी हमारी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं, बोलते हैं ना गिरवी रखना होता है, तो हम उसे जब एज अ सिक्योरिटी रखते हैं तब उसे सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। अनसिक्योर्ड लोन मीन्स क्रेडिट कार्ड हो गए, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी हमें दी नहीं है, वो होता है। करंट लायबिलिटी में वही है कि जिसे जिसे मुझे पे करना बनता है वो सब करंट लायबिलिटी में आते हैं। करंट लायबिलिटी में वही जो मुझे पे करना जिसे जिसे बनता है वो सारी पार्टीज करंट लायबिलिटी में आती है। सैलरी पेएबल, एक्सपेंस पेएबल, फिर बाद में और मान के चलिए अगर किसी से हमने मटेरियल परचेस किया है उस पार्टी को अगर देना है तो वो सारे क्रेडिटर्स भी उसमें आते हैं। फिर करंट एसेट में जिससे पैसा आना बाकी है। प्रोविजन मीन्स क्या होता है, अब मान के चलिए हम हैं मार्च के महीने में, अब 31 मार्च को तो मुझे मेरा बुक्स को क्लोज करना है, लेकिन सैलरी जो होगी मार्च मंथ की, मार्च 25 की जो सैलरी होगी वो हम पे करेंगे 10 अप्रैल को मान के चलिए, ठीक है। बट मेरा बुक तो 31 मार्च को क्लोज होने हैं, तो मैं ये वाली एंट्री तो मेरी नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च को हम प्रोविजनल एंट्री डालेंगे। हम प्रोविजन करके रखेंगे कि बाबा 24-25 में इतना एक्सपेंसेस है, क्योंकि वरना ये सैलरी जो भी हम समझो 10 लाख हमें मंथली सैलरी करना है तो ये 10 लाख मेरी नेक्स्ट ईयर में जाएगी, जबकि ये एक्सपेंस तो प्रीवियस ईयर का, तो हमें वो प्रोविजन करना पड़ता है 31 मार्च को कि हमें ये सैलरी पेएबल है। तो वहाँ पे प्रोविजन की बात आती है। हम करते हैं ना कभी कभी फ्यूचर में कोई बोलते हैं ना सडन कोई प्रॉब्लम्स आ जाए या कुछ सडन हो जाए तो उसके लिए हमें अभी से सेविंग करना होता है, प्रोविजन करके रखना है कि आगे के खर्चों के लिए हमें करना है, तो वही होता है प्रोविजन। डेटर्स क्रेडिटर्स, जैसे कि अगर हमने कोई किसी को सेल किया है, हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें डेटर्स कहा जाता है, और अगर हम किसी से परचेस करते हैं तो हमारे जो पार्टी जिसे कि हम बोलते हैं उसे क्रेडिटर्स कर। मीन्स मैंने अगर 10 रुपए का परचेस किया, मैंने उसे 5 रुपए दिए, मुझे 5 रुपए देना बाकी है, तो मेरा ये जो पर्सन होगा ABC ये मेरा क्रेडिटर्स होगा, ठीक है।
तो उसे क्रेडिटर्स। एंड सेम डेटर्स अगर सेल, पेबल रिसीवेबल वही है कि जैसे क्रेडिटर्स है तो मुझे इसे 5 रुपये देना है तो उसे पेबल बोलेंगे कि मुझे ये देना बाकी है। रिसीवेबल मीन्स मुझे किसी से लेना बाकी है। जीएसटी, टीडीएस, यू नो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है कि जब भी हम कोई सेल करते हैं तो अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ, ट्रेडर्स हूँ, तो मुझे 40 लाख्स, और अगर सर्विस इंडस्ट्री में हूँ तो 20 लाख्स। अगर मेरा टर्नओवर मीन्स क्या, सेल, ठीक है, टर्नओवर इंक्रीज होता है इससे ज़्यादा तो मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। वैसे ही टीडीएस की जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है हर एक केस में, प्रोप्राइटरी के केस में अलग है, फॉर्म में अलग है, ऐसा है। तो इसीलिए हमें वो जीएसटी अपने अकाउंट्स में दिखना पड़ता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कोई स्पेसिफिक हेड में नहीं जाते हैं, जैसे कि कभी कभी हम लोग बुक मेंटेन करते समय हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है तो वो राउंड ऑफ हो गया, कभी कभी हमें डिस्काउंट देना पड़ता है, वैसे तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग में जाता है, बट फिर भी मिसलेनियस एक्सपेंस छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं। डिपॉजिट 2 टाइप के होते हैं, हम लेते भी है देते भी है। लोन्स एंड एडवांसेस अगेन वही सस्पेंस अकाउंट। कभी कभी एंट्री करते समय आपको नहीं समझ में आता है कि ये कौन से लेजर में जाएगा, तब हमें ये सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस मीन्स क्या, जिसका कोई नाम नहीं, कोई अता पता कुछ नहीं है, तो वहाँ पे सस्पेंस आ जाता है। इसके अलावा और भी टर्म्स है जैसे कि जो मैंने यहाँ नहीं लिखी थी, एक है वाउचर, एक है नरेशन, एक है कॉन्ट्रा एंट्री। ये टैली में आपको दिखेंगे वर्ड्स, आगे के लेक्चर्स में आपको ये आएंगे वर्ड्स। एक है जर्नल, ये भी एंट्री, ठीक है। अब पहले हम समझते हैं नरेशन। अब नरेशन मीन्स क्या होता है कि मान के चलिए आपने एक पेमेंट किया, बैंक में आपको पेमेंट की एंट्री दिख रही है, आपने टैली में उसे एंटर किया कि एबीसी लिमिटेड को हमने पेमेंट किया, तो एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू पेमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ओके। अब उसके आगे आपको ना उधर लिखा है, चेक नंबर लिखा है, या फिर आपने अगर एनईएफटी किया है तो वो लिखा है, तो वो एंट्री करने के टाइम पे हमें एंड में नरेशन डालना होता है कि ये एंट्री है किस चीज़ की, तो उसे कहा जाता है नरेशन। मीन्स हर एक एंट्री का कुछ एक डिस्क्रिप्शन होता है या कोई नोट होती है। इन शॉर्ट नरेशन मीन्स नोट होती है, ताकि फ्यूचर में हमें उसका एक एक्सप्लेनेशन मिल सके, तो वो होता है। अब हम देखते हैं वाउचर। अब वाउचर मीन्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस की जो कि हमें टैली में बुक बोलते हैं ना, टैली मेंटेन करते समय हमें कौन से ट्रांजैक्शन को किस वाउचर में, किस टाइप में मेंटेन करना है या एंटर करना है, उसे कहते हैं वाउचर। जैसे कि एक होता है सेल्स वाउचर, एक होता है परचेस वाउचर, जो मेन है वो मैं बता, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक होती है जेवी जर्नल एंट्री, और एक होती है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। ये वाउचर नहीं है बट टैली में से अलग से वाउचर दिए। सेल की एंट्री सेल में जाएगी, परचेस की परचेस में, क्रेडिट नोट उसमें, डेबिट नोट इसमें। अब जेवी मीन्स क्या, जहाँ पे कोई कैश एंड बैंक के ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे, या फिर आपको अगर कोई लेजर को सेटल करना है तो वहाँ पे हम करते हैं जेवी। अब कॉन्ट्रा मीन्स क्या है, कॉन्ट्रा मीन्स कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक से हमने कॉन्ट्रा में 3 टाइप की ट्रांजैक्शंस होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैश टू बैंक, एक होता है बैंक टू बैंक। मीन्स हमने आइदर कैश बैंक में डिपॉजिट की या बैंक से कैश को विड्रॉ किया, और एक होगा बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ठीक है। मान के चलिए बैंक में 5 लाख रुपए है, हमें 1 लाख रुपए चाहिए, तो हमें ये है समझ लीजिए एसबीआई अकाउंट में, और हमें आईसीआईसीआई में 2 लाख की ज़रूरत है। हम क्या करेंगे, एसबीआई से आईसीआईसीआई में ट्रांसफ़र करेंगे।
तो बुक में जब हम मेंटेन करेंगे तो इसी एंट्री को SBI से ICICI में गया ना, एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो इसे हम करेंगे कॉन्ट्रा। अब मान के चलिए हमें 2 लाख कैश की ज़रूरत है, हम क्या करेंगे, SBI में जाएंगे और 2 लाख कैश विड्रॉ करेंगे या ATM से विड्रॉ करेंगे, जो भी है। तो हमने बैंक से कैश विड्रॉ की तो हो गया वो कॉन्ट्रा। अब मान के चलिए हमारे पास में आज का शॉप का कलेक्शन हुआ 2 लाख रुपया। अब हम क्या करेंगे, कल जाके वो बैंक में डिपॉजिट करेंगे। तो हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, वो भी क्या हुआ, कॉन्ट्रा। तो कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट एंड बैंक टू बैंक ट्रांसफर, ये 3 ही ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आते हैं कॉन्ट्रा एंट्री में। तो ये सब होती है टर्मिनोलॉजी इन अकाउंटिंग। अगर आपको ये टर्म्स पता है, आपको हर एक का अगर लॉजिक पता है, देन आपके लिए जो है ये टैली को मेंटेन करना आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रूल्स के बारे में एंड उसके थोड़े लॉजिक के बारे में, ताकि हम जब भी अकाउंटिंग स्टार्ट करें हमें इजी होगा अकाउंटिंग को स्टार्ट करना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।